हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं विकास कुमार ढाका सोनी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का वेलकम करता हूँ। देखो बच्चों, अपन पढ़ रहे थे ज्यामिति और लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था चतुर्भुज। चतुर्भुज के बारे में कुछ बातें अपन ने पढ़ी थी। देखो बच्चों, चतुर्भुज भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले नंबर 1 समलम चतुर्भुज। इसको अपन ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में। कौन से चतुर्भुज को समलम चतुर्भुज कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी दो साइड पैरेलल हो, जैसे इस समांतर और इन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई की बात करें, इसको मैंने कहा ए और इसको कहा बी, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये वाली डिस्टेंस, इसको अपन कह देते हैं जैसे कि एच है, हाइट। तो देखो ये भी क्या होगी, भी एच ही होगी ना, दोनों पैरेलल है तो इन दोनों शीर्षों से जो आपने लंब डाला, इनकी लंबाई समान है, इसलिए इसको समलम चतुर्भुज भी अपन बोल देते हैं। किसी भी समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो ये मैं आपको मेंसुरेशन में भी बताऊंगा। क्या होता है भाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की दूरी, ये तो होता है इसका फॉर्मूला। देखो कुछ बातें और देखनी है अपने को। एक समलम चतुर्भुज में, समलम चतुर्भुज, सॉरी मैंने समांतर बोल दिया था, एक समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। एक समलम चतुर्भुज में अगर ये जो दो असमांतर भुजाएं हैं, इन दोनों के मध्य बिंदु को आप मिलाओगे, इसका भी ये मिड पॉइंट है और इसका भी मिड पॉइंट ले लिया मैंने, इन दोनों को अगर आप मिलाओगे, जैसे इसको नाम दे दिया मैंने ए बी सी डी, और इन पॉइंट को मैंने ई और एफ कह दिया, तो दो बातें याद रखनी है। दो असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो ये जो रेखा बनेगी ई एफ, ये इन दोनों के समांतर होगी भाई, ए बी और डी सी के। और कभी भी आपको अगर इसकी लंबाई निकालनी है ई एफ की, तो याद रखना इन दोनों के टोटल का हाफ कर देना, ए बी प्लस डी सी डिवाइड बाई। किसी भी समलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इन दोनों के समांतर भी होगी और इसकी लंबाई इन दोनों के टोटल का हाफ होगा, आधा होगा। एक समलम चतुर्भुज में अगर दोनों विकीर्ण मिला दें अपन, ऐसे बच्चों, मान लो इस पॉइंट पे मिलते हैं, तो हमेशा याद रखना जो अनुपात में ओ ए सी को बांटेगा उसी अनुपात में बी डी को भी बांटेगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, ए ओ और ओ सी का वही अनुपात होगा जो बी ओ और ओ डी का होगा। आपको इन चारों में से ए ओ बी ओ सी ओ और डी ओ में से, चारों में से कोई भी तीन देकर चौथी पूछ सकता है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है स्टूडेंट, ठीक है। लास्ट थिंग, किसी भी समलम चतुर्भुज में ए बी सी डी चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला दिया जाए, मिड पॉइंट ले रहा हूं मैं, इनको अगर आप मिला दो बच्चों, नाम दे दो जैसे कि पी क्यू आर एस, तो वापस से एक चतुर्भुज बन गया। ये हमेशा एक समांतर चतुर्भुज होता है भाई। कौन सा चतुर्भुज बनता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज क्या होता है ये अभी अपन नेक्स्ट यही पढ़ेंगे, लेकिन आप याद रखना, एक समलम चतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पे जो आकृति बनती है वो हमेशा क्या बनती है? एक समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे अपन समांतर चतुर्भुज की। पैरेललोग्राम बोलते हैं। कौन से चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कहते हैं? ध्यान दो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर और समांतर होती है। जैसे ये ए है तो ये भी ए होगी, ये बी तो ये भी बी हो।
इन दोनों के बीच की दूरी ये मान लो h1 है, इन दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए ये h2 है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है ABCD का, वो निकालने के लिए या तो आप AH1 कर दीजिए या फिर आप BH2 कर दीजिए। अब क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि एक समांतर चतुर्भुज की दो भुजाएं A और B दे देगा, इन दोनों के बीच की दूरी ये है तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे AH1 बराबर BH2। चारों में से कोई भी तीन देकर चौथी आपसे पूछी जा सकती है। एरिया निकालना है तो या तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो या फिर ये वाला। ये तो बात हुई एरिया की। एक समांतर चतुर्भुज में ध्यान रखना है अपने को, आमने सामने के कोण तो बराबर होते हैं और लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोण बराबर होते हैं। ए सी के बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा, लेकिन ए प्लस बी भी 180, बी प्लस सी भी 180, सी प्लस डी भी 180 और ऐसे बच्चों डी प्लस ए भी कितना होता है 180। लगातार दो शीर्षों पर बने हुए कोणों का योग 180। और दूसरी बात, ए बराबर होगा सी के और बी बराबर होगा डी के। विपरीत शीर्षों पे बने हुए कोण बराबर होते हैं। इसी में और देखो, एक समांतर चतुर्भुज कि अगर अपन दोनों विकर्ण बना दें, मान लो ये O पे काटता है, तो ध्यान रखना ये दोनों विकिरणों का मध्य बिंदु होता है भी। AO बराबर तो OC होगा, जितना इधर उतना इधर, और BO बराबर होगा OD। एक समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरण एक दूसरे के मध्य बिंदु से गुजरते हैं। कहां से गुजरते हैं? मध्य बिंदु से गुजरते हैं। ये हमेशा याद रखना बच्चों। यहां पर ये चार ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो AOB त्रिभुज, एक BOC नाम देखते चलो, एक COD और एक त्रिभुज DOA। इन सब का एरिया बराबर होगा, लेकिन पूरे चतुर्भुज का जो एरिया होगा उसका 1/4 होगा। 1/4 1/4 1/4 1/4। जब दोनों विकर्ण बनाते हैं तो इसके चार भाग बनेंगे, इन चारों भागों का एरिया बराबर होगा, तो हर एक भाग का एरिया पूरे का 1/4 के बराबर होता है। ये चीज हमेशा आप लोगों को ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको एक चतुर्भुज में ये बताया था कि किसी भी चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज की बात नहीं कर रहे, यहां पर भी मैंने कोण समद्विभाजक बनाया और इसका भी मैंने कोण समद्विभाजक बनाया। मान लो ये P पर मिलते हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि कोण DPC होगा ना, वो इन दोनों के टोटल का हाफ होता है। और अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो लगातार दो शीर्षों पे बने हुए कोणों का योग अपन ने देखा 180 ही होता है, तो 180/2 यानी 90 डिग्री। याद रखना, किसी भी समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो लगातार शीर्षों पर अगर अपन कोण समद्विभाजक एंगल बाइसेक्टर बना दें तो यहाँ पर बना हुआ कोण कितने डिग्री होगा? हमेशा 90 डिग्री होगा। एक समांतर चतुर्भुज में बच्चों छोटे छोटे पॉइंट हैं, ध्यान रखने आपको। ये भुजा A तो ये भी A, ये B तो ये भी B। इस विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं, विकर्ण को तो D1, इस विकर्ण की लंबाई D2 कह दूं। तो याद रखना, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकिरणों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर A² प्लस A² तो हो जाएगा 2A², B² प्लस B² हो जाएगा 2B²। तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो ये भी ध्यान रखना, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। एक समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाएं दे दूं, एक विकिरण देकर दूसरे विकिरण की लंबाई पूछ लूं, यानी इन चारों में से कोई भी 3 वैल्यू देकर चौथी वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है। लास्ट याद रखना, एक समांतर चतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को जब आप मिलाते हो तो अंदर वापस से एक चतुर्भुज बनेगा, ये भी समांतर चतुर्भुज ही बनता है।
समलंब में भी कौन सा बना था, समांतर, और समांतर में भी वापस से कौन सा बनता है बच्चों, समांतर चतुर्भुज ही बनता है। ठीक है, तो सेकंड नंबर पे अपन ने बात की बच्चों समांतर चतुर्भुज की। थर्ड नंबर पे अपन बात करते हैं समचतुर्भुज। कौन से चतुर्भुज को समचतुर्भुज, इंग्लिश में अपन इसको रोम्बस बोलते हैं भाई। एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हो लेकिन लंबाई सबकी बराबर हो। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। यहाँ याद रखना जो इन दोनों के बीच की दूरी होगी वही दूरी इन दोनों के बीच की होगी। तो एरिया ए बी सी डी का निकालना है तो आपको ए एच ही कर देना है डायरेक्ट, ए इंटू एच। वो सारी चीजें यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी जो समांतर चतुर्भुज में अपन ने पढ़ी थी भाई। क्या क्या, ए किसके बराबर होगा, सी के, और बी किसके बराबर होगा, डी के। यानी विपरीत शीर्षों पे बने हुए कोण बराबर होते हैं, ए बराबर सी और बी बराबर डी बच्चों। लेकिन लगातार दो का टोटल वापस से 180 होगा। ए और बी का टोटल भी 180, बी और सी का टोटल भी 180, सी और डी का टोटल भी 180 और डी और ए का टोटल भी 180। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक समचतुर्भुज की अगर दोनों विकर्ण को अपन मिलाएं, मान लो ये ओ पे काटता है, तो यहां पे भी ध्यान रखना ये दोनों एक दूसरे के मिड पॉइंट से गुजरेंगे। यानी ए ओ तो बराबर होगा किसके, ओ सी के, और बी ओ किसके बराबर होगा, ओ डी के। ये जो चार त्रिभुज बन रहे हैं, एक तो ए ओ बी, सारी वही चीजें बता रहा हूं जो अपन ने वहां पे पढ़ी थी, बी ओ सी, सी ओ डी और डी ओ ए। इन सब का एरिया बराबर होगा और टोटल समचतुर्भुज के एरिया का 1/4 निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखना, एक समचतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होते हैं वो 90 पे काटते हैं। ये एक्स्ट्रा फीचर है भाई, वहां पर नहीं बताया था, मैंने स्टार लगा के लिखा है। एसी होगा वो लंबवत होगा बीडी पे। समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 पे काटते हैं, समांतर में नहीं काटते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी। दूसरी बात, मैंने कहा इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। इस विकर्ण की लंबाई को d1 मान लो, इसको d2, तो वो थ्योरम यहां भी लगेगी, दोनों विकिरणों के वर्गों का योग चारों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। तो अपन ने यहाँ पर इसी चीज को ऐसे लिख दिया, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर वो होगा 4a स्क्वायर। क्योंकि इस बार चारों भुजाओं के स्क्वायर का योग करोगे, चारों बराबर है तो 4 से गुना कर दिया है मैंने स्क्वायर को, तो ये आपको याद रख लेना। लास्ट, एक समचतुर्भुज के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर आप मिला देते हो तो अंदर हमेशा एक आयत बनता है बच्चों। क्या बनता है, आयत। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर आप मिलाओगे तो अंदर कौन सी आकृति बनेगी, एक आयत की आकृति बनेगी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखो, अब बात करेंगे अपन आयत की बच्चों। आयत कौन से चतुर्भुज को कहते हैं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। बड़ी वाली को लंबाई कहते हैं, छोटे वाली को चौड़ाई, लेकिन हर एक कोण कितना हो, 90-90। तो ये फिर क्या कहलाएगा, आयत। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही, L इंटू बी। देखो बच्चों, ये भी क्या होगा, D, और ये भी क्या होगा, D, क्योंकि L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस पर में लगाओगे तो D स्क्वायर आएगा। यहाँ भी L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करोगे तो ये भी D। यानी कि यहाँ पर अपन ने एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ी है जो अब तक कहीं नहीं पढ़ी। जो एक्स्ट्रा चीजें बता रहा हूँ उनको स्टार लगा रहा हूँ कि इसके दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। अब तक अपन ने जो पढ़ा तीनों में किसी के विकर्ण बराबर मैंने नहीं कहे, यहाँ पहली बार आपको कह रहा हूँ। तो वापस से आप वही देखो, दोनों विकिरणों का स्क्वायर करोगे तो ये भी डी स्क्वायर, ये भी डी स्क्वायर,
और ये हो जाएगा 2 कॉमन ले लिया, एल स्क्वायर प्लस 2b², ये भी तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो d² बराबर एल स्क्वायर प्लस b²। ये कुछ नहीं है, ये पाइथागोरस प्रमेय है, ये भी उसी रूल से निकल के आता है भाई। एक आयत के दोनों विकर्ण होंगे तो बराबर, लेकिन एक दूसरे के मिड पॉइंट से भी गुजरेंगे, यानी ये और ये चारों बराबर हो जाएंगे इस बार। AO बराबर BO बराबर CO बराबर DO। देखो अब तक मैंने क्या बोला था, दोनों विकिरणों की लंबाई तीनों में अलग अलग थी, जो पीछे पड़ा उसमें AO और OC बराबर था, जबकि BO और OD बराबर थे। यहाँ पर दोनों विकिरण की टोटल, जैसे ये 4 होगा तो ये भी 4 ही होगा, तो ये 2 2 2 2, यानी चारों बराबर हो जाएंगे। जबकि उनमें जैसे ये 4 है तो ये 6 भी हो सकता था, तो ये 2 2 तो ये 3 3 होगा। मिड पॉइंट से वहां भी गुजरते थे, लेकिन वहां पर ये इसके बराबर था, ये इसके बराबर, यहाँ पर दोनों की लंबाई बराबर है, इसलिए चारों बराबर हो जाएंगी बच्चों। और देखिए कुछ बातें, एक आयत में आप कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो अंदर, जैसे ये है एक पॉइंट अपना P को A से मिला दो, B से भी मिला दो, C से भी मिला दो, D से भी। अगर ये एक आयत है तो याद रखना PA का स्क्वायर जो होगा PC का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। किसी भी आयत के अंदर स्थित बिंदु से विपरीत शीर्षों को मिलाया जाए तो विपरीत शीर्षों से जो दूरी है ना इसकी, उनके स्क्वायर का सम इनके वापस से बचे हुए दो शीर्षों, विपरीत शीर्षों के से दूरी के वर्गों के योग के बराबर होती है। ये भी आयत में अपने को ध्यान रखना। नेक्स्ट, एक आयत की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो अंदर जो एक आकृति बनेगी वो हमेशा समचतुर्भुज बनता है बच्चों। क्या बनता है? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में आयत बना था और आयत में क्या बनेगा? समचतुर्भुज बनेगा। याद रखना है, उल्टे बनते हैं एक दूसरे में। अब लास्ट बचा है अपना वर्ग। वर्ग किसे कहते हैं आपको पता है? चारों भुजाएं भी बराबर और चारों विकर्ण भी बराबर, सॉरी चारों कोण भी बराबर भाई। चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण भी बराबर, बराबर बराबर होंगे। टोटल 360 तो 90 90। इस आकृति को अपन क्या कहते हैं? समचतुर्भुज। देखो बच्चों, समचतुर्भुज कब कहते हैं? देखो समचतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई थी मैंने? गलत नहीं बोला, सही बोला है। समचतुर्भुज की परिभाषा ये थी कि चारों भुजाएं बराबर यहां भी है, लगातार दो शीर्षों का कोण का दो लगातार दो शीर्षों पर बने हुए कोणों का योग 180, आमने सामने एक बराबर। भाई सारी चीज तो है यहाँ पर, तो एक वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हो, लेकिन हर समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। समचतुर्भुज की परिभाषा क्या बताई मैंने? चारों भुजा बराबर यहां भी है, आमने सामने कोण बराबर यहां भी है, लगातार दो शीर्षों पर बने हुए कोणों का योग 180 यहां भी आ रहा है। किसी भी समचतुर्भुज का कोई भी एक कोण 90 कर दोगे तो वो वर्ग बन जाएगा। तो याद रखना, वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते। इसके भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे, सारी भुजाएं बराबर होंगी ना। तो आपको सबसे पहले तो एरिया की बात करें, क्षेत्रफल तो हो जाएगा इसका a² बच्चों। विकर्ण दोनों बराबर होंगे d, तो ये भी d होगा। तो देखो a² प्लस a², 2a² का रूट लोगे तो d आ जाएगा। तो विकर्ण निकालने के लिए √2 से इनटू कर देते हैं किसको? साइड को। ये वाला जो पॉइंट है दोनों का इंटर एक दूसरे को 90 पे भी काटते हैं, AO BO और CO DO ये सब बराबर हो। यानी कि आपको वर्ग के बारे में किसी चीज के लिए ना नहीं कहना है, किसी भी चीज। कोई आपसे पूछे दोनों विकर्ण बराबर, हाँ। दोनों विकर्ण 90 पे काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। क्या ये चारों दूरी बराबर होगी? हाँ होगी। सब चीजों के लिए अपने को हाँ कहना है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये एक है समबहुभुज।
क्या है? समबाहुभुज। क्या परिभाषा बताई थी मैंने समबाहुभुज की? एक ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं भी बराबर हो और सभी कोण भी बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट, एक वर्ग के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अपन मिलाते हैं तो वापस से अपने पास एक वर्ग ही बनता है। ये वापस से क्या बनेगा? एक स्क्वायर यानी वर्ग बनेगा। तो ये अपने कुछ चतुर्भुज थे जिसमें सबसे पहले अपन ने पढ़ा समलंब, ट्रिपेजियम बोलते हैं। समांतर चतुर्भुज दूसरे नंबर पे पढ़ा, पैरेललोग्राम बोलते हैं। समचतुर्भुज तीसरे नंबर पे पढ़ा, रोम्बस बोलते हैं। चौथे नंबर पे अपन ने आयत पढ़ा, इंग्लिश में रेक्टेंगल बोलते हैं। और लास्ट में अपन ने वर्ग पढ़ा है, इंग्लिश में इसको स्क्वायर बोलते हैं। तो ये खत्म हुआ। अब ध्यान रखना बच्चों, त्रिभुज और चतुर्भुज में तो बहुत सारे अपन ने प्रकार पढ़े, जैसे वहां पे भी समद्विबाहु, समबाहु, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, इसमें भी अपन ने 5 पढ़ लिए हैं। इससे बड़ा अगर कोई भी आएगा जैसे पंचभुज, षटभुज, तो वो हमेशा सम पंचभुज, सम षटभुज यही लिखा हुआ आएगा, तो उनके लिए कुछ करना है। अब अपन लास्ट में जो पढ़ने जा रहे हैं वो है बच्चों अपना वृत्त यानी कि सर्कल। सर्कल की बात करें, एक ऐसी आकृति होती, ये इसका केंद्र होगा, ये इसकी क्या होती है? 2 पाई आर इसकी परिधि, सरकमफ्रेंस, परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर। एरिया, क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। व्यास, डी का मतलब डायगोनल, रेडियस का डबल होता है। ये सारी चीजें तो मेंसुरेशन में पढ़े। देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है ज्योमेट्री, वो है इसकी जीवा। कुछ बातें बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनना। केंद्र से जीवा पर, जैसे ये एक जीवा है ए बी, केंद्र से अगर जीवा पर आप लंब डाल देते हो बच्चों, जैसे पी नाम दे दिया ओपी, तो ये इसको हमेशा समद्विभाजित करेगा। किसी भी वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समान 2 भागों में बांटता है। उल्टा भी ध्यान रखना, जैसे क्वेश्चन में ये कह दूं मैं ए बी एक जीवा है, पी ए बी का मिड पॉइंट है, ओ इसका सेंटर, तो आप पी को ओ से मिला देना और इस एंगल को 90 कह देना। मध्य बिंदु पे आके लंब मिलेगा तो मध्य बिंदु को आप सेंटर से मिलाओगे तो वो लंब ही हो जाएगा। उल्टा भी आपको याद रखना है। दूसरी बात, ये कोई अपना एक वर्त है जिसका केंद्र ओ है, इसमें 2 जीवाएं हैं, एक तो है बच्चों ए बी और दूसरी जीवा को नाम दे दिया मैंने सी डी। अगर बच्चों अगर दोनों जीवाएं बराबर हैं लंबाई में, तो ध्यान रखना केंद्र से भी ये समान दूरी पे होंगी। जो दूरी ये होगी OP, वही दूरी ये होगी OQ। देन यानी तब OP बराबर OQ। क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, एक ही वर्त में 2 बराबर लंबाई की जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पे होती है, या उल्टा भी कह सकते हो, एक ही वर्त में खींची गई 2 जीवाएं जो केंद्र से समान दूरी पर है, उन जीवाओं की लंबाई भी बराबर होगी। ठीक है, एक बात और ध्यान दो, अगर किसी भी वर्त में बच्चों, किसी भी वर्त में एक कोई पॉइंट है ए, ये इसका सेंटर है ओ, इस ए से ही 2 बराबर लंबाई की जीवाएं खींचे, जैसे एक तो खींची मैंने ए बी, तो दूसरी हो जाएगी ए सी। ये दोनों अगर लंबाई में बराबर हैं तो दोनों केंद्र के विपरीत होंगी, एक तरफ बराबर लंबाई की कभी भी नहीं हो सकती एक ही पॉइंट से बच्चों। तो यहां पर अगर ये दोनों बराबर हैं, किस पॉइंट पर आकर दोनों मिल रही हैं? कॉमन पॉइंट कौन सा है? इसको अगर आप केंद्र से मिलाओगे ना तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, यानी इसका कोण समद्विभाजक कब होगा? ये तभी होगा जब इन दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर इन दोनों की लंबाई बराबर नहीं है तो ये दोनों कोण भी बराबर नहीं होंगे, हमेशा अलग अलग होंगे। दूसरी बात, ये कोई एक वर्त है, ये इसका केंद्र है, ये कोई एक जीवा है, इस जीवा से केंद्र पे बना हुआ कोण तो ये है और परिधि पे बना हुआ कोण ये है। या तो इस जीवा की बात कर लो, जीवा भी कह सकते हो इसको, जैसे ए भी बोल दो इसको, या बच्चों फिर आप इसको चाप भी कह सकते हो। एक ही चाप बोलो या बच्चों एक ही जीवा, एक ही जीवा के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण उसी जीवा के द्वारा या उसी चाप के द्वारा परिधि पे बने हुए कोण का हमेशा दोगुना होता है। ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा हो जाएगा।
कितना हो जाएगा 2 थीटा। अब देखो जरा, इस बार ध्यान से समझना ये बात, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, इस चाप की बात कर रहा हूं बच्चों, इस चाप की बात कर रहा हूं, बड़े वाला चाप लिया मैं। इस चाप के द्वारा केंद्र पे बना हुआ कोण तो होगा ये, और इसी चाप के द्वारा शेष परिधि ये बच गई, इस पर बना हुआ कोण, इसका भी ये दुगुना होगा। अगर इसको मैं अल्फा कह दूं तो ये 2 अल्फा होगा। ये क्या होगा? 2 अल्फा होगा। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो जीवा है ना, किसी भी वर्त को अपन जीवा से काट दें तो ये तो होगा दीर्घ वर्तखंड, ये होगा लघु वर्तखंड। एक ही जीवा के द्वारा दीर्घ वर्तखंड और लघु वर्तखंड में बने हुए कोण, एक तरफ तो बन रहा है थीटा और एक तरफ अल्फा, इन दोनों का टोटल हमेशा 180 होता है। ये इसलिए होता है भाई, देखो एक ही बिंदु के चारों तरफ टोटल कितना कोण बनता है? 360। तो 2 थीटा प्लस 2 अल्फा, 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना होगा? 360। पूरी इक्वेशन को 2 से भाग दो, थीटा प्लस अल्फा बराबर 180। तो ये बात भी ध्यान रखना, एक ही जीवा के द्वारा दोनों वर्तखंडों में बने हुए कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। याद रखना भाई ये चीज, ये अगर 80 है तो ये 100 हो जाएगा, ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, अगर किसी वर्त में, ये मान लो इसका केंद्र है, मैंने 2 जीवाएं ऐसी खींच दी जो या तो अंदर ही काट रही हो कहीं। ध्यान रखना भाई, जीवा कभी भी केंद्र पे नहीं काटेंगी, केंद्र पे व्यास काटेंगे। दो व्यास होंगे वही केंद्र पे मिलेंगे, 2 जीवाएं कभी भी नहीं काटेगी। जैसे मान लो एक दूसरे को पी पे काटता है, तो यहां पर याद रखना बच्चों, पी ए इंटू पी बी हमेशा बराबर होता है पी सी इंटू पी डी के। इनकी लंबाई कुछ भी हो, जरूरी नहीं बराबर। इतना ही नहीं, मान लीजिए बच्चों ये जीवाएं अंदर नहीं काट रही होती, जैसे एक जीवा तो थी ए बी, एक थी सी डी। अब अगर यहीं तक मैं देखूं बच्चों तो ये अंदर नहीं काट रही, लेकिन आगे बढ़ाने पे काट रही है। इस पॉइंट को नाम दूं पी, तो भी आपको याद रखना है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी बराबर होगा पी सी इंटू पी डी। पी ए इंटू पी बी बराबर हो जाएगा पी सी इंटू पी डी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, भले ही अंदर काटे या बाहर। इस इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बिंदु से इस जीवा के दोनों शीर्ष पी ए और पी बी, इनका गुणनफल, इस जीवा के दोनों शीर्ष पी सी और पी डी आ जाएगा। कोई भी 3 लंबाई देकर चौथी पूछ लेगा। यहां पर भी ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, पी ए इंटू ए बी कर देते हैं। नहीं बच्चों, इस जीवा के दोनों शीर्ष एक बार तो पी से ए की दूरी लेंगे और एक बार पी से किसकी दूरी लेंगे? बी की दूरी लेंगे। ऐसे ही इस जीवा के भी दोनों पॉइंट एक बार पी से सी तक की यहां तक की दूरी लेंगे और एक बार पी से डी तक यानी कि यहां तक की दूरी लेंगे। दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला है, पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। अब देखो इसके बाद, ये तो जीवा से रिलेटेड बातें थी। अब एक चीज अपन और देखते हैं, स्पर्श रेखा। क्या देखते हैं बच्चों? स्पर्श रेखा। क्या होती है स्पर्श रेखा? एक ऐसी रेखा जो किसी वर्त को स्पर्श करती हुई जाए, काटे नहीं, इस पॉइंट पे टच कर रही है, टी पॉइंट टच पॉइंट है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये है, ये क्या कहलाएगी? स्पर्श रेखा, टेंजेंट बोलते हैं। इसी टच पॉइंट पे मैं रेडियस भी बना दूं और इसी टच पॉइंट पे आपने टेंजेंट बना रखी है, तो इन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण होगा बच्चों? 90 डिग्री। वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु पर अगर अपन त्रिज्या बना दें और उसी पे स्पर्श रेखा बना दें तो उनके बीच 90 डिग्री। आप मुझे ये बताओ पहले, ये जो टी पॉइंट है उस पर इस रेखा के अलावा कोई दूसरी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या?
तो आपका जवाब होगा सर नहीं, क्योंकि भाई ये पॉइंट तो फिक्स रखना है। अब या तो आप इसको इधर करोगे या इधर करोगे तो ये काट देगी कहीं ना कहीं। कब नहीं काटेगी? जब दोनों तरफ झुकाव बराबर हो, और बराबर होगा और टोटल भी 180, तो 90 90 में तोड़ना। वर्त के अंदर स्थित बिंदु से कभी भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, क्योंकि अंदर स्थित बिंदु से अगर आप खींचोगे तो वो स्पर्श नहीं बल्कि दो जगह काटेगी, एक बार एंटर करते वक्त, एक जगह बाहर। तो अंदर स्थित बिंदु से कभी भी अपन नहीं खींच सकते। हाँ, वर्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। लेकिन बच्चों, मान लीजिए ये एक वर्त है जिसका केंद्र O है, बाहर कोई एक पॉइंट है P, इससे कितनी स्पर्श रेखा बना सकते हो? तो आप कहोगे सर दो। एक तो ऊपर से ऐसे, जैसे इस टच पॉइंट को नाम दे दिया A, और एक नीचे से, इसको नाम दे दिया B। अब देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, A को मैं O से मिला दूं तो यही A पर स्पर्श रेखा है, A पर त्रिज्या, दोनों के बीच कोण कितना बनता है? 90। ऐसे B को भी O से मिला दूं, B पर ही रेडियस है, B पर ही टेंजेंट है, यानी स्पर्श रेखा, तो ये भी 90। तो अब आप मुझे ये बता दो, क्या ये एक चतुर्भुज है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, इन दोनों का टोटल 180 हो गया, तो इन दोनों का बचे हुए का भी 180 होगा। तो ध्यान रखना बच्चों, ये एंगल अगर थीटा है तो ये फिर 180 माइनस थीटा हो जाएगा, इन दोनों का टोटल भी 180 आएगा। ठीक है। दूसरी बात, इस बिंदु को अगर मैं केंद्र से मिला दूं, किससे मिला दूं? केंद्र से, तो ये इस पूरे कोण को भी समधि बराबर बराबर तोड़ेगा, और इधर भी इस पूरे कोण को, ये AOB को बराबर बराबर। यानी अगर इस बाहर वाले बिंदु को केंद्र से मिलाते हैं तो इस कोण का भी ये कोण समधि भाजक होगा, इसका भी कोण समधि भाजक होगा। और लास्ट, किसी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई हमेशा बराबर होगी। जितनी लंबाई PA की होगी वही लंबाई PB की होगी। वापस से बता रहा हूं, सारी चीजें ध्यान से सुनो। वर्त की परिधि पर स्थित किसी बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच कोण कितना होता है बच्चों? 90 डिग्री। दूसरी बात, अंदर स्थित बिंदु से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दोनों की लंबाई बराबर होगी। अगर केंद्र को भी मिला दूं तो इसका और इस पूरे कोण का टोटल कितना होगा? 180। और ये वाली लाइन, इसका भी कोण समद्विभाजक होती है और इसका भी कोण समद्विभाजक होती है। ठीक है। एक चीज और याद रखना आप लोग, किसी भी वर्त के बाहर स्थित बिंदु से दो खींच सकते हैं, लेकिन मैंने एक ही स्पर्श रेखा खींची और एक छेदक रेखा खींच देते हैं जो काट कर जा रही है। ये कहीं से भी जा सकती है भाई, सेंटर से होके भी जा सकती है, ऊपर नीचे कहीं से। तो इस केस में ध्यान रखना, ये जो स्पर्श रेखा है यहां तक, P से T तक, इसका स्क्वायर जो होगा ना, वो PA इंटू PB पूरी इसके बराबर होता है। इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। ये थ्योरम भी आपको याद रखनी है। वर्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींच दें और एक छेदक रेखा, तो ध्यान रखना, इस स्पर्श रेखा की लंबाई का स्क्वायर इस छेदक रेखा, यानी दोनों पॉइंट से इस P की जो दूरी है उनके गुणनफल के बराबर होती है बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट, अब एक अपना होता है भाई चक्रीय चतुर्भुज। क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। कौन से चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज बच्चों जिसके चारों शीर्ष वर्त की परिधि पर स्थित, जिसके चारों शीर्ष कहां पर हो? वर्त की परिधि पर स्थित हो, तो वो कौन सा कहलाएगा? चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। एक चक्रीय चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है? ध्यान दो, A का सामने वाला कौन सा होता है? C, और B के सामने वाला, तो आप कहोगे सर D।
एंगल ए प्लस सी या बी प्लस डी बराबर 180 होता है, ऐसे पता कर लिया करो। भले ये वर्त बना हुआ हो या नहीं बना हुआ हो, कोई भी चतुर्भुज आपको ऐसा दिखाई दे बच्चों जिसमें आमने सामने के कोणों का योग कितना हो 180, तो वो वाला हमेशा एक चक्रीय चतुर्भुज होगा। आप यूं भी कह सकते हो कि सर ये एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD। मान लो आपको मैं डी दे दूं 80 डिग्री, तो इसके सामने वाला वर्टेक्स बी, इस पर बना हुआ बहिष कोण भी 80 होगा। अब देखो सीधी सी बात है, ये और ये सेम ही चीज है, ये 80 तो ये 100 और ये 100 तो ये 80, इन दोनों का टोटल भी 180 और इन दोनों का टोटल भी 180, इसका मतलब ये तो फिक्स है, तो ये दोनों फिर बराबर होंगे। दोनों बात याद रख सकते हो, एक ही चीज है। ये वर्त बना के दे देगा तब तो आपको दिख रहा है चक्रीय चतुर्भुज है, लेकिन मैं ABCD ऐसे ही बना के दे दूं केवल, और इसके चारों एंगल देकर आपसे पूछ लूं कि ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं, तो आपको देखना क्या है, आपको आमने सामने के कोणों का योग करना है। अगर 180 आ रहा है तो आप कह दोगे चक्रीय चतुर्भुज, या इसी बात को यूं भी कह सकते हो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके किसी भी शीर्ष पर बना हुआ बहिष कोण उसके सामने वाले शीर्ष पर बने हुए अंतः कोण के बराबर हो, तो वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसमें एक चीज और बताता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चों किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में कहीं भी बना दो, पूरे में बना दो या नीचे ही बना सकते हो, ऐसे कुछ भी कर सकते हो, चारों शीर्ष तो परिधि पे है ना, तो ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। अगर या यदि दो भुजाएं पैरेलल हो किसी भी चक्रीय चतुर्भुज की, जैसे AB समांतर दिखाई दे रही है किसके, DC, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में अगर दो भुजाएं समांतर हैं बच्चों, तो दो बातें याद कर लेना आप। बची हुई दो भुजाएं है ना, उनकी लंबाई बराबर होगी, AD किसके बराबर होगी, BC के। और इतना ही नहीं बच्चों, इसकी जो दोनों विकीर्ण हैं AC और BD, ये भी बराबर होंगे। ध्यान से सुनो, क्या बोला है मैंने, दो भुजाएं समांतर होते क्या ये समलम चतुर्भुज बन गया क्या? अगर चक्रीय चतुर्भुज भी है और समलम है तो इसकी जो असमांतर भुजाएं ये बराबर होगी, और ऐसे चतुर्भुज को अपन कहते हैं समद्विबाहु समलम चतुर्भुज। आइसोसेलेस ट्रेपेज, समलम चतुर्भुज तो अपन ने पढ़ा है बच्चों। और अगर किसी समलम चतुर्भुज की असमांतर भुजाएं बराबर हो, समान हो, तो उसको समद्विबाहु समलम चतुर्भुज कहते हैं। तो ध्यान दो, एक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज, एक समलम चतुर्भुज, एक आयत और एक वर्ग, ये 5 पढ़े थे ना अपन। मैंने कहा चक्रीय चतुर्भुज की क्या विशेषता होती है, आमने सामने के कोणों का योग 180। देखो बच्चों, इनमें तो 90-90 होता है चारों, तो आमने सामने के तो 180 होंगे। तो आपसे कोई पूछे क्या एक आयत हमेशा चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो आपको हो गया हाँ होगा, क्या वर्ग होगा, तो होगा। लेकिन ये दोनों नहीं होंगे। इसमें अपन ने देखा था लगातार दो शीर्षों पर बने हुए कोणों का योग 180 होता है, आमने सामने वाले तो केवल बराबर होते हैं, एक 80 तो सामने वाला भी 80, टोटल तो 160 ही रह गया ना, तो ये दोनों कभी भी नहीं होंगे। अगर क्वेश्चन में आपको ये कह दे एक समांतर चतुर्भुज क्या चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो आप कहोगे नहीं होगा। और अगर आपसे ये कह दे कि एक समांतर चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, तो ध्यान रखना वो फिर आयत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? फिर से सुनो, कोई आपसे पूछ ले कि क्या एक समचतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा, तो आपका आंसर होगा नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दे जबरदस्ती कि एक समचतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है, तो मान लेना फिर वो वर्ग ही है।
फिर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या एक समलंब चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होगा क्या, तो अपना आंसर होगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि एक समलंब चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज है तो फिर वो कौन सा चतुर्भुज है, तो फिर आप कहोगे कि वो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज है। नॉर्मल होता तो नहीं होता। तो छोटे छोटे आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एमसीक्यू का मतलब है मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन, ऑप्शन होंगे आपके पास, तो ऑप्शन में ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाते हैं भाई। तो ये थ्योरी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए स्टूडेंट। क्लियर? अब देखो एक बात और बताता हूं मैं आपको, इस बार उल्टा करता हूं मैं। चक्रीय चतुर्भुज तो वर्त के अंदर होता है ना, इस बार चतुर्भुज के अंदर वर्त बना दिया इस तरीके से। ए बी सी, देखो चक्रीय चतुर्भुज में तो परिवर्त होता है, परिवर्त का मतलब चारों तरफ वर्त होता है, जबकि इस चतुर्भुज की तो अंदर वर्त है, ये तो अंतःवर्त हुआ। कभी भी ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे तो आपको दो बातें याद रखनी है भाई। पहली, अगर किसी भी चतुर्भुज के अंदर एक सबसे बड़ा वर्त बन सके जो चारों भुजाओं को स्पर्श करे, अंतःवर्त बना सके, तो पहली बात तो ये याद रखनी है इसकी विपरीत भुजाओं का योग बराबर होता है ए बी प्लस डी सी, वही होगा जो ए डी प्लस बी सी होगा। पहली बात देखो, ये चीज आसानी से समझ सकते हैं बच्चों। मान लो इस टच पॉइंट को मैं कह दूं P, इस टच पॉइंट को मैं कह दूं Q, इस टच पॉइंट को मैं कह दूं R और इसको कह दूं S। आप मुझे बताओ किसी भी बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होगी। ये अगर A मान लूं तो ये भी A, ऐसे इस बिंदु से भी दोनों स्पर्श रेखाएं, इसकी लंबाई B तो यहां तक ये भी B, इस बिंदु से भी ये दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये C तो ये भी C, ऐसे इस बिंदु से भी ये दो स्पर्श रेखाएं DR और DS, इसकी लंबाई D तो ये भी D। अब जोड़ो, देखो इन दोनों को जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी आएगा, इसलिए अपन ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज, अगर बच्चों इन चारों शीर्षों से इस वर्त के केंद्र को मिला दें तो टोटल कितने एंगल बने? इस केंद्र पे 4 बनेंगे, जैसे नाम दो θ1, θ2, θ3 और θ4। आमने सामने वाले कौन है? θ1 और θ3 हैं, θ2 और θ4 है। θ1 और θ3 और θ2 और θ4 आमने सामने वाले कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। ये दो बातें याद रखना। एक ऐसा चतुर्भुज जिसका अंतःवर्त बनाया जा सके, अंदर एक वर्त हो, तो उस चतुर्भुज की दो विशेषता होती है भाई। पहली विशेषता, कि आमने सामने की भुजाओं का योग हमेशा बराबर होता है। दूसरी विशेषता क्या बताई मैंने आपको, कि केंद्र से अगर चारों शीर्षों को मिलाओगे तो आमने सामने वाले कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। दो वर्त अगर एक दूसरे को काट रहे हो बच्चों, एक तो इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे, तो ध्यान रखना, जैसे ए बी नाम दो, ये जो ए बी है वो कहलाती है उभयनिष्ठ जीवा। ये इधर वाले वर्त की भी जीवा है और इधर वाले वर्त की भी जीवा है। जैसे इसके सेंटर को P नाम दे दो, इसको Q, तो ये दोनों की जीवा है, इसलिए इसको उभयनिष्ठ जीवा कहते हैं। दूसरी बात याद रखनी है, अगर मैं PQ को मिलाऊं तो इसको कहीं ना कहीं काटेगी, किस पे काटेगी? R पे। तो यहाँ पर दो बातें याद रखनी है, अगर कभी भी दो वर्त एक दूसरे को काट रहे हैं तो ही बनेगी भाई उभयनिष्ठ जीवा, और दोनों के केंद्र को मिलाएंगे तो ये उभयनिष्ठ जीवा को जिस पॉइंट पे काटता है वो मिड पॉइंट होता है, यानी ए आर उतना ही होगा जितना बी आर होगा।
और दूसरी बात इसको 90 डिग्री पे भी काटती है, यानी कि AB और PQ एक दूसरे के लंबवत होंगे। ये दो बात आपको याद रखनी, ठीक है। दो वर्त एक दूसरे को काटेंगे तो उन दोनों इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी बिंदु को मिलाओगे तो क्या बनेगी, उभयनिष्ठ जीवा। और दोनों के केंद्र को भी मिला दोगे तो उस जीवा को हाफ हाफ तोड़ेगा, यानी मध्य बिंदु से भी गुजरेगा और 90 डिग्री, मतलब इसके लिए ये लंब समद्विभाजक का काम करेगा। किसका काम करेगा बच्चों, लंब समद्विभाजक का। देखो बच्चों, दो वर्त एक दूसरे से कुछ दूरी पे भी हो सकते हैं। दो वर्त एक दूसरे को ऐसे स्पर्श भी कर सकते हैं। दो वर्त एक दूसरे को काट भी सकते हैं। दो वर्तों में एक वर्त दूसरे को अंदर से स्पर्श कर सकता है, या दो वर्त एक दूसरे के अंदर भी हो सकते हैं। अगर इन दोनों का केंद्र एक ही है तो इनके लिए या तो कह देगा एक केंद्रीय वर्त, या फिर कभी कभी बोल देता है सकेंद्रीय वर्त। तो दोनों नाम याद रखने हैं भाई, एक केंद्रीय वर्त या सकेंद्रीय वर्त। इंग्लिश में बोलते हैं को सेंटर सर्कल, दो ऐसे सर्कल जिनका केंद्र समान हो। अब बात करते हैं बच्चों अपन उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है सेम, कॉमन, स्पर्श रेखा। इस केस में कितनी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हो जो दोनों की स्पर्श रेखा बन सके, तो देखो ध्यान से, क्या बच्चों, एक मैं ऐसे ऊपर से बना सकता हूं, एक नीचे से, एक ऐसे तिरछी और एक ऐसे। टोटल कितनी बनी बच्चों यहां पर, 4। इस केस में 1 2 और 3, ठीक है। इस केस में 1 और इस केस में एक ही और बनेगी, 2 बनेगी यहां पर केवल 1 बनेगी, यहां कोई नहीं बनेगी। तो ये ध्यान रखना, जब दो वर्त एक दूसरे से कुछ दूरी पे हों तो टोटल 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनाई जा सकती है। जब दोनों एक दूसरे को बाहर से स्पर्श कर रहे हो तो 3, जब एक दूसरे को काट रहे हैं तो 2, जब एक दूसरे को अंदर से स्पर्श कर रहा है तो केवल 1 बनेगी, और इस केस में कोई भी नहीं बनेगी। अब देखो, एक तो होती है अपनी अनुस्पर्श और एक होती है तिर्यक। अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी होती है और तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कौन सी होती है, तो ध्यान दो, वो वाली तो अनुस्पर्श होगी जिसमें दोनों वर्त एक ही तरफ हों। तो देखो, इसके भी दोनों नीचे हैं, इसके दोनों ऊपर हैं, तो ये दोनों तो हो जाएगी अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। लेकिन इसके देखो, एक इधर है तो एक इधर, विपरीत दिशा में, तो ये हो जाएगी तिर्यक। यहां पर 2 तो बनी है अनुस्पर्श और 2 बनी है तिर्यक। इसकी लंबाई इसके बराबर होगी, इसकी लंबाई। यहां पर देखें बच्चों, तो ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगी, अनुस्पर्श होगी क्योंकि दोनों नीचे हैं, ये भी। लेकिन ये कौन सी हो जाएगी, तिर्यक। यहां पर दोनों की दोनों ही कौन सी है, दोनों इसके तो नीचे हैं, इसके ऊपर, तो यहां पर ये दोनों की दोनों अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है। यहां पर भी दोनों एक तरफ है, यानी कि तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा केवल इसी केस में बनेगी। आप कहोगे यहां भी बनेगी, लेकिन यहां पर ये दोनों को एक ही पॉइंट पे टच करेगी, तो इसकी लंबाई नहीं पूछ सकता। तो आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। कभी भी आपको अनुस्पर्श उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले, या बच्चों आपसे तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले, इसका फॉर्मूला याद रखना, केंद्र के बीच की दूरी दी हुई होगी आपको, का स्क्वायर माइनस त्रिज्या के अंतर।
अनुस्पर्श उभयनिस्पर्श रेखा निकालनी है तो दोनों के केंद्र के बीच की दूरी के स्क्वायर में से उन दोनों की त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर घटा देना। लेकिन बच्चों अगर इसकी लंबाई आपसे पूछता है तो यहां पर तो वही होगा, केंद्र के बीच की दूरी का स्क्वायर माइनस ये होगा वापस से, इस बार यहां पर आएगा त्रिज्याओं का योग का स्क्वायर। ये फर्क है, यहां पर तो दोनों वृत्तों की त्रिज्या के अंतर का स्क्वायर घटाते हैं और यहां पर दोनों को जोड़कर स्क्वायर करके घटाते हैं, तो इनकी अपने पास लंबाई निकल के आ जाती है भाई। ठीक है, इस केस में दोनों की लंबाई निकल के आ जाती है। क्लियर बच्चों? तो ये थी अपनी ज्योमेट्री की थ्योरी। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन करेंगे और पीपीटी के थ्रू अपन पढ़ेंगे। तो जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊँ नेक्स्ट क्लास में, उससे पहले जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी थ्योरी आप लोगों को याद होनी चाहिए। मैं पहली क्लास में भी बताया था, आज फिर बता रहा हूँ, आपको ये तभी याद होगी जब इन सभी चीज़ों को आप लिख लिख के याद करोगे। ठीक है ना, ऐसे रटने से नहीं, ये कोई हिस्ट्री पॉलिटी नहीं है, याद नहीं होगी भी, भूल जाओगे कहीं ना कहीं। जितने भी मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, जितनी भी थ्योरम थी, जितनी भी प्रमेय थी, वो मैंने आपको सब बता दी। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।